गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका के सबसे सूक्ष्मतम परंतु सक्रिय कोशिकांग राइबोसोम्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के बने हुए सूक्ष्मतम कण होते हैं। इन्हें रासायनिक दृष्टिकोण से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का कण कहा जाता है। राइबोसोम्स की खोज सन 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिकों ने सेम पौधे की जड़ की कोशिकाओं में की। इसके बाद सन 1955 ईस्वी में पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने इन्हें जंतु कोशिकाओं में देखा और पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं यह आरएनए और प्रोटीन के बने हुए सबसे सूक्ष्मतम परंतु सक्रिय कोशिकांग होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। इस खोज के लिए पैलाडे नामक वैज्ञानिक को सन 1974 में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। राइबोसोम्स को अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 70S राइबोसोम्स, नंबर 2 80S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का अध्ययन करने के लिए एक प्रकार की मशीन प्रयुक्त की जाती है जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन की सहायता से राइबोसोम्स का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। यह एक प्रकार की ऐसी मशीन होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की नलिकाएं लगी रहती हैं और इन नलिकाओं में परखनली फंसाने के लिए जगह रहती है, नीचे ऐसे मोटर रहता है। इसका संबंध इलेक्ट्रिक से कर दिया जाता है और एक विशेष प्रकार के द्रव में कोशिकाओं से निकाले गए राइबोसोम्स को इस परखनली में रख करके एक विशेष प्रकार के द्रव में इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन की नली में लगा देते हैं। अब इसकी स्विच ऑन कर दिया जाता है जिसके कारण यह काफ़ी तेज़ी के साथ घूमती है, काफ़ी रफ्तार से घूमती है और जिस रफ्तार पर जो राइबोसोम्स इस परख नली की तली पर बैठ जाता है वही उसका प्रकार होता है। प्रायः यह देखा जाता है कि वे राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं अर्थात जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं से निकाले गए हैं वह 70 की स्पीड पर इस परखनली की तली में बैठ जाते हैं, इसलिए इन्हें 70S राइबोसोम्स कहा जाता है। परंतु यह देखा गया कि वे राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं, चाहे वो यूकैरियोटिक जंतु कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक प्लांट सेल हो, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं से अगर निकाले गए हैं तो यह परखनली की तली में 80 की स्पीड पर बैठ जाते हैं और इसी 80 की स्पीड पर बैठने के कारण इस प्रकार के राइबोसोम्स को 80S राइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। यानी जो राइबोसोम्स होते हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा कुछ सक्रिय कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं।
जो 70S राइबोसोम्स होते हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में तो पाए ही जाते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सक्रिय कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो 80S राइबोसोम्स होते हैं यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, परंतु कुछ 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर चिपके भी रहते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जो यह 80S राइबोसोम्स हैं यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर अपनी बड़ी यूनिट के राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 द्वारा चिपके रहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर यानी अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। जो राइबोसोम्स 70 की स्पीड पर बैठ जाते हैं उन्हें 70S राइबोसोम्स, परंतु जो राइबोसोम्स 80 की स्पीड पर इस परखनली की तली में सेडिमेंट कर जाते हैं, इसकी तली में नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें 80S राइबोसोम्स कहा जाता है। जहां यस को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है और इसकी यूनिट स्वेद वर्ग होती है, स्वेद वर्ग। लेकिन यह जो 70S राइबोसोम्स हैं और 80S राइबोसोम्स हैं यह प्रायः एक छोटी और एक बड़ी सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं और दोनों ही सब यूनिट्स चाहे 70S राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट हो अथवा 80S राइबोसोम की दोनों सब यूनिट हो, यह मैग्नीशियम आयंस की अधिकता के कारण एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और जब मैग्नीशियम आयंस की कमी होती है, यानी जब इसमें मैग्नीशियम आयन की कमी कर दी जाए किसी तरह से, तो इसकी जो दोनों सब यूनिट हैं वह अलग हो जाती हैं। लेकिन जो 70S राइबोसोम्स होते हैं इसकी जो छोटी सब यूनिट होती है इसको जब फिर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मशीन में रख करके घुमाया जाता है तो यह 30 की स्पीड पर बैठ जाती है, इसलिए इसको 30S राइबोसोम्स कहा जाता है। और जो इसकी बड़ी यूनिट होती है यह 50 की स्पीड पर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज के परखनली में विशेष प्रकार के द्रव में नीचे बैठ जाती है, इसलिए इसको 50S राइबोसोम्स कहा जाता है। परंतु इन दोनों ही यूनिट को गणितीय विधि से नहीं जोड़ना चाहिए, यह तो सेडिमेंटेशन के आधार पर इनको आगे यस लगाया गया है। और जब यह फिर मैग्नीशियम आयन की अधिकता होती है तो यह दोनों सब यूनिट जब एक साथ रहती हैं तो यह 70 की स्पीड पर बैठती हैं। और हमने अभी आपको बताया है कि जो 70S राइबोसोम्स होते हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स प्रायः 290 एंगस्ट्राम लंबे और 210 एंगस्ट्राम चौड़े होते हैं। आइए मैं बात करूं 80S राइबोसोम्स की, तो जो 80S राइबोसोम्स होते हैं यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। साथ ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर अपनी बड़ी सब यूनिट के राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 द्वारा यह चिपके रहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कहते हैं क्योंकि राइबोसोम्स जो बाहरी सतह पर इसके पाए जाते हैं इसके कारण इनकी बाहरी सतह खुरदरी हो जाती है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं इनकी लंबाई 300 से 340 एंगस्ट्राम होती है, परंतु इनकी चौड़ाई 200 से 240 एंगस्ट्राम होती है। और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं इनकी छोटी वाली सब यूनिट
40s होती है और बड़ी वाली सब यूनिट 60s होती है। यानी जब मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाती है तो इसकी यह दोनों सब यूनिट अलग हो जाती हैं, और जब छोटी वाली सब यूनिट को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो छोटी वाली सब यूनिट 40 की स्पीड पर परख नली की तली में बैठ जाती है, इसलिए इसको 40s राइबोसोम्स कहा जाता है। लेकिन जो बड़ी वाली यूनिट होती है यह 60 की स्पीड पर परख नली की तली में बैठती है, इसलिए इसके आगे 60s लिख दिया जाता है। लेकिन जब पुनः मैग्नीशियम आयन की अधिकता होती है तो यह दोनों यूनिट सब यूनिट जुड़ जाती हैं और दोनों जुड़ी हुई सब यूनिट पुनः 80 की स्पीड पर परख नली की तली में बैठती हैं, इसलिए इन्हें 80s राइबोसोम्स कहा जाता है। लेकिन जो 70s राइबोसोम्स होते हैं इसकी छोटी और बड़ी यूनिट जो कि 30s और 50s की होती है, जब यही सब यूनिट अलग होती हैं तो यह जो बड़ी वाली इसकी सब यूनिट होती है इसमें हेड, बेस और क्लिफ्ट यह 3 भाग पाए जाते हैं। यानी सबसे निचला भाग 70s राइबोसोम्स की बड़ी सब यूनिट का सबसे निचला भाग बेस कहलाता है, सबसे ऊपर वाला भाग इसका हेड कहलाता है, लेकिन इसका हेड वाला भाग जहाँ से इससे जुड़ा रहता है वह इसका जो भाग है वह क्लिफ्ट अर्थात विदर कहलाता है। अब आइए हम लोग यह अध्ययन करें कि राइबोसोम्स का क्या कार्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हों चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हों, दोनों ही कोशिकाओं में राइबोसोम्स का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है प्रोटीन सिंथेसिस। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करना यह राइबोसोम्स का कार्य होता है। जो डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, इस डीएनए पर जो छोटे छोटे खंड होते हैं इन्हीं को जीन्स कहते हैं, और यह जो जीन्स होते हैं यह ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स के 3-3 क्षारकों का समूह होता है, और इसी डीएनए के अनुसार बनती है सर्वप्रथम एमआरएनए। यानी डीएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स के अनुसार ही यह एमआरएनए बनती है, और जो एमआरएनए बनती है उसमें अंतर केवल इतना होता है कि जहाँ यहाँ इसमें थायमिन रहता है उसकी स्थान पर यहाँ यूरेसिल जुड़ जाता है, और फिर इस एमआरएनए से जब राइबोसोम्स जुड़ जाता है, राइबोसोम्स जब इससे अटैच हो जाता है तो यह एमआरएनए परिवर्तित हो जाती है आरएनए में। तो यह आरएनए में परिवर्तित हो जाती है, और आरएनए राइबोसोम्स फिर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। मैं यहाँ बीडल और टाटम का एक थोड़ा सा नियम का जिक्र करूँ कि जो बीडल और टाटम नामक वैज्ञानिकों ने नियम दिया था वह दिया था 1 जीन 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर 1 ट्रेट्स। यानी हर एक जीन के नियंत्रण में हर एक जैसी प्रोटीन्स बनती है, और हर एक प्रोटीन हर एक लक्षण के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से जो राइबोसोम्स होते हैं यह आनुवंशिक कोड के आधार पर आरएनए का निर्माण करते हैं, और आरएनए पर उपस्थित जो एमिनो अम्लों के कोड होते हैं इसके आधार पर ही प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और प्रोटीन्स जो होती है यह संतानों में उनके लक्षणों के एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होती है, लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस राइबोसोम्स के संबंध में हमने आपको इतना बताया। थैंक यू।